नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की अहम खबरों के साथ। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरक्षपीठ में जनता दरबार लगाया, जहां सीएम योगी ने दूर दूर से आए फरियादियों की शिकायतों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को भी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद सीएम योगी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत हम सब का संकल्प बने। इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के इस 25 वर्ष के कालखंड को हर एक नागरिक से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया था। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे जनमानस को मिला है और जिन्हें नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन कराने का भी ये एक माध्यम बना है। विकसित भारत हम सब का संकल्प बने, इसके लिए हर एक व्यक्ति के स्तर पर जो प्रयास होने हैं, इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के 25 वर्ष के इस कालखंड को हर नागरिक को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा को 15 नवंबर को प्रारंभ किया था। अब ये देश के अंदर एक लोकप्रिय यात्राओं में से बन चुकी है, जो गांव-गांव जाकर के सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे आम जनमानस को प्राप्त हुआ है इसके बारे में भी, और जिनको नहीं प्राप्त हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन करने का भी एक माध्यम बन रहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष में भारत दुनिया के अंदर एक ताकत बनकर के उभरा है। दुनिया के अंदर जो भारतवासी रहते हैं उनका सम्मान बढ़ा है। अच्छा नेतृत्व आता है तो सबका सम्मान बढ़ता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक जनपद को पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जरूरतमंदों को कंबल और कपड़े उपलब्ध कराए जा सके, यहां आसानी से कंबल उपलब्ध हो सके, इसके लिए पहले से ही व्यवस्था की गई है। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को उसकी निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज मुझे गोरखपुर में रैन बसेरे का निरीक्षण करने का और ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण करने का अवसर मिला है। उनके साथ सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जा सके, यहां पर कंबल उपलब्ध हो सके आसानी से, इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई है कि जो यहां पे बंद पड़े कंबल कारखाने थे उनको फिर से चलाने की कार्रवाई हुई और उनको कई चलाए प्रारंभ हो चुके हैं। हर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जले, लोगों को राहत मिल सके, इसके लिए राजस्व विभाग और राहत आयुक्त कार्यालय को इसकी मॉनिटरिंग के लिए व्यवस्था दी गई है और हर जनपद में व्यवस्था है। आज गोरखपुर में मुझे यहां पे रेन बसेरों का निरीक्षण करने, जरूरतमंदों को कंबल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अड़नगल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर जरूर लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरा पोस्ट भी शेयर किया। अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने कहा है कि साथ ही तत्कालीन सपा प्रमुख द्वारा भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और उपरांत आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व में सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में सपा सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। आपको बता दें कि शनिवार को अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि बसपा अध्यक्ष, दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बलिया में मायावती पर टिप्पणी की थी।
उन्होंने मायावती के इंडी गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन के मजबूत होने को लेकर पूछे जाने पर मायावती पर भरोसे के संकट की बात कही थी। अखिलेश यादव ने पलटकर पत्रकारों से सवाल किया कि क्या उसके बाद का भरोसा आप दिलाएंगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से जारी हैं। रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर मार्ग पर लगे गेट, श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई कैनोपी का जायजा लिया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए दिन रात व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पीएम मोदी से लेकर अभिनेता रजनीकांत तक बड़ी हस्तियों को आमंत्रण दिया गया है। अयोध्या में होने वाला ये कार्यक्रम काफी भव्य होने जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मैंने यहाँ मंदिर मार्ग की तैयारी पूरी कर दी है। यहाँ की तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण पर हैं। नृपेंद्र मिश्रा अध्यक्ष ने कहा है कि 22 जनवरी का दिन बहुत ही खास होने वाला है। मैंने यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे उनके लिए पैदल चलने के लिए धूप, वर्षा, इसके लिए राहत क्या हो, तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी, उसको देखा। और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है, यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा, स्कैन करा के वो पीएफटी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा। आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है, जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है। उस सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो सीधा जा सकेगा परकोटा पे, परकोटा से आगे वह जाएगा और सीढ़ियों को चढ़ के, जिनकी संख्या 33 है, वो सीढ़ियों को चढ़ करके, जहाँ पे कि आपको मालूम है कि अभी स्थापित भी हो गए हैं, आप उसको देख सकेंगे दूर से। मैंने यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर चलेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर बारिश के बाद रविवार की सुबह मौसम थोड़ा साफ है, गलन का एहसास कम है। बीते शनिवार को दिन में बारिश नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी हवाओं ने नमी से ठंड बरकरार रही। शनिवार को थोड़ी देर के लिए ही सही धूप निकलने से लोगों ने राहत महसूस की है। शाम को अचानक ठंड बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 2 दिन बाद फिर से बारिश के आसार बने हैं। इसके बाद ठंड और बढ़ सकती है। पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच 4 से 6 जनवरी तक जिले में कहीं हल्की तो कहीं बारिश थोड़ी तेज हुई है। शनिवार को दिन में मौसम बदल गया है। कुछ देर के लिए भगवान सूर्य के दर्शन हुए, लेकिन बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 21.4 और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि 2 दिन बाद फिर से बारिश के आसार हैं। नम हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद घने कोहरे की संभावना भी है। वहीं प्रयागराज में भी बारिश के बाद ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वाराणसी से है, जहां पश्चिमी हवाओं ने नमी से ठंड बरकरार है। लोगों को
मौसम साफ तो लग रहा है, लेकिन वहां पर नमी में थोड़ी गिरावट आई है। वाराणसी में लगातार 3 दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश दर्ज की जा रही थी और रविवार की सुबह मौसम साफ बताया गया। गलन का एहसास लोगों को कम हुआ। बीते शनिवार की बात करें तो दिन में बारिश नहीं हुई, लेकिन पश्चिमी हवाओं में नमी से ठंड बरकरार रही, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वाहनों को भी घने कोहरे के चलते अपनी लाइट्स जलाकर धीरे धीरे रेंगते रेंगते गुजरते हुए दिखाई दिए। मौसम 2 दिन बाद फिर से बारिश के आसार बने रहेंगे, ऐसा मौसम वैज्ञानिक ने बताया है। और इस बीच 4 से 6 जनवरी तक जिले में कहीं हल्की तो कहीं बारिश थोड़ी तेज हुई है। शनिवार को दिन में मौसम बदल गया है। कुछ देर के लिए भगवान सूर्य के दर्शन भी हुए, लेकिन बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। शनिवार को अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो 21.4 और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि 2 दिन बाद फिर से बारिश के आसार हैं। नम हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद घने कोहरे की भी संभावना है। वहीं प्रयागराज में भी बारिश के बाद ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में सर्दियों की शुरुआत में भारी संख्या में विदेशी प्रवासी साइबेरियन पक्षी आते हैं। इस वर्ष भी साइबेरियाई पक्षी प्रयागराज संगम पर दिखाई दे रहे हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों की शुरुआत में संगम और आसपास के अर्ध भूमि में आते हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही साइबेरियाई पक्षी साइबेरिया से हजारों किलोमीटर की उड़ान भराकर यहाँ आते हैं। ये पक्षी संगम क्षेत्र, भीरपुर, नारायणपुर कला, देहरादून और सिरसी अर्धभूमि की यात्रा करती हैं। इन अर्धभूमियों को इन पक्षियों के प्रजनन स्थल के रूप में भी देखा जाता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर उत्तराखंड की सीमा से हटाने के चलते कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ऐसे में तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने जन समस्याओं को सुना, साथ ही गरीब महिलाओं को कंबल भी वितरित किए गए। रामपुर के अपर जिलाधिकारी वित्त हेम सिंह और एसडीएम सदर जगमोहन गुप्ता की अगुवाई में तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 शिकायतों को फरियादियों के द्वारा अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों ने लगभग आधा दर्जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। बाकी की शिकायतों को आला अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है और गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए गए हैं। आज करीब 20 शिकायतें आई हमारे पास, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। 7 शिकायतें जो हमने मौके पर निस्तारित की हैं, उनमें से हमने 4 जो है राशन कार्ड के नए यूनिट बनाए हैं और एक आवास से संबंधित हमने निस्तारित किया है और एक ऐसे ही समाज कल्याण विभाग का है, जिसमें जो है एक पेंशन बनना था उसका निस्तारण और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो टोटल 7 हमने मौके पे निस्तारित कर दी और बाकी संबंधित डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया गया है और विदिन 7 डेज वो शिकायतें जो निस्तारित होकर के हमारे पास आ जाएंगी। किसकी अध्यक्षता में तो ये आज जिलाधिकारी महोदय जी की अध्यक्षता में यहाँ पे तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया, चूँकि सर जो है किसी कारणवश मुख्यालय से बाहर गए हुए, तो एडीएम साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे आज तहसील दिवस संपन्न हुआ। आज करीब 20 शिकायतें आई हमारे पास, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। 7 शिकायतें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर जिले के नेशनल हाईवे 2 के मलवा थाना क्षेत्र में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है। आपको बताते चले कि ट्रक चालक लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। फतेहपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डंपर ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। कितने एक्सीडेंट हुआ है? मतलब जो डाला है आया और 4 पहिया मतलब खड़ी में ठोक दिया। अच्छा, क्या तुम्हारी दुकान भी? हाँ, दुकान पूरी टूट गई है। कैसे टूटी है? 4 पहिया अंदर घुसने से। यहाँ पे मैच खेल रहा है तो हम देखे यहाँ से ब्रेक मारा, गाड़ी ने पूरी दोनों गाड़ी एक गाड़ी के अंदर शायद की है।
पूरी गाड़ी समेट कर गाड़ी ड्राइवर चपेट में आ गया, एक दुकानदार और एक साइकिल का लड़का। और यहाँ से ड्राइवर ने मारी, यहाँ पीछे करते हुए सीधा वहाँ घुसेड़ा दारू पिए। किस किस गाड़ी से हुआ एक्सीडेंट? ट्रक से। ट्रक ने किस में मारा? ये बाइक को चरपहिया में मारा, यहाँ पे चरपहिया और दुकान, उसके बाद एक बाइक को मारा, बाइक चपक गई। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर है, जहां फसल बचाने की खेत के चारों ओर करंट लगाया गया है और करंट की चपेट में आने से 2 नील गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। तो बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव का मामला है, जहां पर किसान द्वारा खेतों में बिछाई गई विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 नील गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बताते चले कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नरसेना पुलिस और वन विभाग की टीम ने किसानों ने जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेत के चारों ओर लोहे की तार की बाड़बंदी में करंट छोड़ रखा था। देर रात करंट की चपेट में आने से 2 नील गायों की मौत हो गई है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने के प्रकाश चौक का मामला सामने आया है, जहां पर दबंग व्यक्ति ने युवक को बेरहमी से सड़क पर युवक की दौड़ाकर पिटाई कर दी है। युवक की पिटाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी है और इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। शाहजहांपुर की थाना कटरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गोकशी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस टीम ने 4 तमंचे, कारतूस और गोकशी करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की भी गोली लगी है और वो घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जबकि पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैरों में गोली लगने से 3 गोकश भी घायल हुए हैं और 2 मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रभारी निरीक्षक की सूचना पर तत्काल पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर इनके द्वारा गिरफ्तारी हेतु जहां प्रयास किया गया, तुरंत सभी अपराधियों द्वारा इनके ऊपर फायर किए गया। इस पर आत्मरक्षार्थ प्रभारी निरीक्षक व उसकी टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिससे कि 3 लोगों के गोली लगी तथा एक अन्य पकड़ में आ गया। इस प्रकार कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन 3 लोगों के गोली लगी, उन्होंने पूछने पर अपना नाम वारिस, रिहान व अकील बताया। प्रभारी निरीक्षक की सूचना पर तत्काल पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर इनके द्वारा बिजनौर के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र में वन विभाग के पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया है। आपको बताते चले कि बिजनौर में गुलदार 19 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। दरअसल बिजनौर में इन दोनों गुलदार की दहशत का माहौल बना हुआ है और जनपद बिजनौर में गुलदार 19 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। चांदपुर वन रेंज के थाना हेमपुर दीपा क्षेत्र इलाके में गुलदार को पकड़ने के लिए खेतों में लगाया गया पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है और किसानों में लगातार डर का माहौल था। बताया जा रहा है कि ये गुलदार 50 गुलदार जो पकड़े गए हैं, लेकिन 12 गुलदारों की चोट लगने के कारण मृत्यु भी हुई है। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर डिलीवरी के बाद ब्लड चढ़ाने से प्रस्तुता की मौत हो गई है। वहीं परिजनों ने अस्पताल के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। प्राइवेट अस्पताल संचालक हॉस्पिटल बंद कर फरार हो गया है। मृतक महिला कंधई थाना के असलाहपुर की रहने वाली है और पुलिस जांच में जुट गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर से खबर है, जहां तहसील सदर सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकारियों ने जन समस्याओं को भी सुना है। रामपुर के अपर जिलाधिकारी ने जरूरतमंद लोगों को भी कंबल वितरित किए हैं। आज करीब 20 शिकायतें आई हमारे पास, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। 7 शिकायतें जो हमने मौके पर निस्तारित की हैं, उनमें से हमने 4 जो है राशन कार्ड के नए यूनिट बनाए हैं और एक आवास से संबंधित हमने निस्तारित किया है और एक ऐसे ही समाज कल्याण
विभाग का है, जिसमें जो है एक पेंशन बनना था उसका निस्तारण और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो टोटल 7 हमने मौके पे निस्तारित कर दी और बाकी संबंधित डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया गया है और विदिन 7 डेज वो शिकायतें जो है निस्तारित होकर के हमारे पास आ जाएंगी। हाँ जी, किसकी अध्यक्षता में ये समारोह? आज जिलाधिकारी महोदय जी की अध्यक्षता में यहाँ पे तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया था। चूँकि सर गलत किसी कारणवश मुख्यालय से बाहर गए हुए तो एडी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरिया स्क्रैप माफिया रविकाना गिरोह की संपत्ति पुलिस ने कब्जे में ली है। शाहदरा गांव स्थित 5 दुकानें और 4000 वर्ग मीटर का प्लॉट भी कब्जे में लिया गया है। कुल 70 करोड़ रुपए की संपत्ति पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। वहीं गैंगस्टर केस में आरोपी विक्की गिरफ्तार भी हो गया है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ताहिर जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रवि काना पर लगातार जो है पुलिस शिकंजा कस रही है, बताया जा रहा है कि सरिया स्क्रैप माफिया रवि काना की पुलिस ने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है और एक आरोपी भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल अब्दुल जी, आपको बता दूं, चाहे स्क्रैप माफिया कहा जाए या फिर गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे रवि काणे की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। आलम यह है कि एक के बाद एक पुलिस जो है दबिश दे रही है या फिर इसकी संपत्तियों को जब्त करना जो है पुलिस ने शुरू कर दिया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो रवि काना के खिलाफ जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति को जो है जब्त करने का काम पुलिस के द्वारा किया गया है। वो संपत्ति है जो सादरा गाँव में स्थित 5 दुकानें थी जो लगभग 4000 वर्ग मीटर एरिया में फैली हुई थी। पूरे मामले की अगर बात की जाए तो रवि काना के खिलाफ जब गैंग रेप का जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में, तो उसके बाद पुलिस के आला अधिकारी फौरन हरकत में आते हैं और सबसे पहले रवि काना को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। रवि काना के क्योंकि सियासी रुबाव भी रहा है, इसके साथ ही पुलिस के द्वारा उसे पुलिस सुरक्षा भी पहले से उपलब्ध कराई गई थी, क्योंकि सुंदर भाटी हत्याकांड के दौरान जो है, माफ कीजिएगा, सुंदर भाटी ने जब हरेंद्र की हत्या की थी तो उसी के चलते जो है रवि काना को भी सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। उसी के चलते इसको सुरक्षा जो दी गई थी वो पूरी अब वापस ले ली गई है। रवि काना के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक 170 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने का जो है काम किया गया है। पुलिस के आलाधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आलाधिकारियों का कहना है कि रवि काना गैंग के अब तक 6 से 7 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। इसके साथ ही रवि काना की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा 6 टीमों का गठन किया गया है ताकि रवि काना को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि कई सफेद पोस्ट नेता ऐसे हैं जो रवि काना की मदद कर रहे थे, जिनको लेकर जो है पुलिस अब उन पर जो है तैयारी पूछताछ की कर रही है ताकि रवि काना को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर उसको गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल पुलिस जो है सबसे पहले अब पुलिस, क्योंकि रवि काना हाथ नहीं लगी, तो उसकी संपत्तियों को जब्त करना पुलिस ने शुरू कर दिया है ताकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे इस रवि काना को जो है पूरी तरीके से घेरने का काम किया जा सके और अपराध की दुनिया से जो साम्राज्य इसके द्वारा खड़ा किया गया था उस साम्राज्य को बिठाने का काम जो है किया जा सके। जी अब्दुल जी। ताहिर सैफी जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी पर भी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज है, और किन किन लोगों पर अभी तक ये मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि रवि काना पर जब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था तो टोटल 17 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी और उसी दौरान जो है इसके 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। रवि काना के खिलाफ जो है अब से नहीं, पहले से पुराना लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 13 मुकदमे रवि काना के ऊपर दर्ज है, जिसके चलते पुलिस के आलाधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए रवि काना के खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की और इसको आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जो है जगह जगह दबिश दी जा रही है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि रवि काना क्योंकि कई सफेद पोस्ट नेताओं का इस पर जो है सर पर हाथ रहा है, उसी के चलते रवि काना दिन रात जो है अपराध की दुनिया में आगे बढ़ने के साथ साथ जो है बड़ा एक साम्राज्य रवि काना के द्वारा खड़ा कर लिया गया था। आलम यह था कि अगर किसी फैक्ट्री से स्क्रैप निकलता है और वो बगैर रवि काना की अनुमति के होता था तो रवि काना उस स्क्रैप को रास्ते में ही जो है टेक ओवर पूरी तरीके से कर लिया जाता था, या फिर जो वाहन चालक उस स्क्रैप को ले जाते थे तो उन वाहन चालकों के साथ मारपीट या फिर अपहरण जैसी वारदातों को करने से भी रवि काना पीछे नहीं हटता था। और यही कारण है कि रवि काना की लगातार जो है पॉपुलैरिटी जो है अपराध की दुनिया में बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते पुलिस के आलाधिकारियों ने रवि काना के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की। ताहिर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि रवि काना पर कई सफेद पोस्ट लोगों का हाथ था, तो क्या कुछ अभी जांच में उनके नाम सामने आए हैं?
देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि रवि काना का भाई हरेंद्र जो था वो सपा का नेता रहा था, और उसी दौरान जो है, क्योंकि ये सरिया माफिया के तौर पर जो है गिने जाते थे, तो उस दौरान जो है हरेंद्र की जो है एक शादी समारोह से लौटते समय जो है हत्या की वारदात को जो है सुंदर भाटी और इसके गैंग के द्वारा जो है अंजाम दिलाया गया की बात आई थी। उसी के चलते रवि काना को जो है सुरक्षा दी गई थी, ताकि इस पूरे मामले पर जो है किसी तरीके से जो है सुंदर भाटी रवि के ऊपर जो है दबाव न बना सके, उसके परिवार पर दबाव न बना सके। सुंदर भाटी को सजा होने के बावजूद भी, उसके बावजूद जो इसकी सुरक्षा थी वो बादस्तूर बनी हुई थी। सरकारी सुरक्षा के साथ साथ रवि काना प्राइवेट सुरक्षा लेकर चलता था और लगातार अपने गैंग को जो है आगे बढ़ाने का काम किया करता था। रवि काने जैसे ही एक और इसके अलावा जो है जो स्क्रैप माफिया था मुनीम कबाड़ी, उसको जो है पूरी तरीके से जब पुलिस प्रशासन ने खत्म किया था तो रवि काना ने इसका फायदा उठाया और पूरे गौतम बुद्ध नगर में अपना वर्चस्व कायम रखने की खातिर एक के बाद एक कई फैक्ट्रियों पर जो है लगातार इसके द्वारा जो है कार्रवाई की गई। और यही कारण है कि बड़ा स्क्रैप माफिया बनकर जो है रवि काना उभर कर आया, और यही कारण था कि उसके बैंक खातों में लगभग 4.5 करोड़ रुपए को जो है पुलिस ने जो है सीज करने का जहां काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ 170 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को भी जो है पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। फिलहाल रवि काना कहां है इसकी जो है जानकारी करने के लिए पुलिस जो है कई सफेद पोस्ट नेताओं के फोन नंबर की जो है डिटेल खंगालने में जुटी हुई है रवि काना की, ताकि उन सफेद पोस्ट नेताओं तक जो है पहुंचने का काम किया जा सके और जल्द से जल्द रवि काना को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सैफी जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सरिया स्क्रैप माफिया रवि काना गिरोह की संपत्ति जब्त की गई है। 5 दुकानें और 4000 वर्ग मीटर का प्लॉट भी पुलिस ने जब्त किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।